इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक कागज का दस्तावेज जिसे हम संविधान कहते हैं, वो कैसे 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश की आत्मा और उसकी सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। हमारे पास कुछ एकेडमिक लेख हैं, लेकिन ये कोई यूनिवर्सिटी लेक्चर नहीं होने वाला। हमारा मिशन है ये समझना कि संविधान एक नियम पुस्तिका से कहीं बढ़कर क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ किसी देश में संविधान का होना ही काफी है या असली चीज कुछ और है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम संविधान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक मोटी सी कानूनी किताब की तस्वीर आती है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल विचार से होती है। ये शब्द लैटिन की कॉन्स्टिट्यूएरे से आया है, जिसका मतलब है स्थापित करना या टू सेट अप। तो सबसे बुनियादी स्तर पर संविधान उन सिद्धांतों का ढांचा है जिन पर किसी देश की सरकार और शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। एक तरह का मास्टर प्लान या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी, उन शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी। सीमाएं, ये शब्द जरूरी है, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि संविधान सिर्फ सरकार की रूपरेखा नहीं बनाता, बल्कि इससे कहीं आगे जाता है। एक विचार ये है कि इसके 3 मुख्य काम हैं, जो इसे सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से ज्यादा बनाते हैं। हाँ, और ये तीनों काम मिलकर एक राष्ट्र की पूरी कहानी कहते हैं। पहला, यह तय करता है कि देश कौन है, मतलब उसकी राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं। जी। और दूसरा, ये बताता है कि उस देश में सत्ता का असली स्रोत कौन है, क्या वो जनता है या कोई राजा या कोई खास समूह। इसे ही हम संप्रभुता की नींव कहते हैं। और तीसरा काम, जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, वो ये है कि संविधान एक राष्ट्र के मूल्यों और उसकी पहचान को व्यक्त करता है। ये दस्तावेज कहता है, हम ये लोग हैं और हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी चीजों में विश्वास करते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या हर संविधान सच में देश की आत्मा को दिखाता है या बस उस वक्त के ताकतवर लोगों की सोच को कागज पर उतार देता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। सैद्धांतिक रूप से संविधान को राष्ट्र की सामूहिक इच्छा और मूल्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए। भारत का संविधान इसकी एक अच्छी मिसाल है, जहां स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को शामिल करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन ये भी तो सच है ना कि कई देशों में संविधान सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपने हितों को साधने के लिए बनाया या बदला जाता है। बिल्कुल। इसीलिए एक संविधान कितना सच्चा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बनाने की प्रक्रिया कितनी समावेशी और लोकतांत्रिक थी। ठीक है, तो यह साफ है कि सभी संविधान एक जैसे नहीं होते, ना ही इरादे में और ना ही शक्ल में। स्रोतों में इन्हें अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे आम है लिखित और अलिखित। बिल्कुल, लिखित संविधान वो है जिसे बाकायदा सोच समझकर एक या कई दस्तावेजों में एक साथ लिखा गया हो, जैसे अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका। दुनिया के ज्यादातर देशों के पास आज लिखित संविधान है। और दूसरी तरफ अलिखित संविधान? हाँ, जो किसी एक किताब में नहीं मिलता। यहीं पर मुझे हमेशा हैरानी होती है, खासकर यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण। बिना लिखी किताब के देश कैसे चलता है? अगर नियम साफ साफ एक जगह लिखे ही नहीं है, तो सरकार को मनमानी करने से कौन रोकता है? क्या ये व्यवस्था आज की दुनिया में व्यवहारिक है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, अलिखित का मतलब बिना नियम के नहीं है। यूके का संविधान असल में सदियों से विकसित हुए कई कानूनों, अदालती फैसलों, परंपराओं और समझौतों का एक मिश्रण है। तो नियम है पर बिखरे हुए हैं। जी, उन्हें एक जगह संकलित नहीं किया गया है। और रही बात मनमानी रोकने की, तो वहां संसद की संप्रभुता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और सबसे बढ़कर मजबूत राजनीतिक परंपराएं सरकार पर लगाम लगाती हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि आज के दौर में ये व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि नए देश अपने लिए एक स्पष्ट और लिखित ढांचा चाहते हैं। इससे एक और वर्गीकरण जुड़ा हुआ लगता है, कठोर और लचीला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये इस बात पे आधारित है कि संविधान को बदलना कितना मुश्किल या आसान है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो संविधान लिखे हुए होते हैं वे ज्यादातर कठोर भी होते हैं, क्योंकि उन्हें लिखने का एक मकसद ही उन्हें एक स्थायी रूप देना था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आमतौर पर ऐसा ही होता है।
एक कठोर संविधान वो है जिसमें बदलाव करने के लिए एक खास और मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत होती है। जो आम कानून बनाने से अलग हो। जी बिल्कुल। जैसे अमेरिकी संविधान में संशोधन के लिए 2/3 कांग्रेस और 3/4 राज्यों की मंजूरी चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। इसका मकसद यही होता है कि संविधान के मूल सिद्धांतों को सरकारें अपनी सुविधानुसार आसानी से ना बदल सकें। और लचीला संविधान इसका ठीक उल्टा होगा, जैसे यूके, जहां संसद आम बहुमत से कोई भी कानून बदलकर संवैधानिक बदलाव कर सकती है। तो इस पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा होता है? हमारा संविधान तो लिखा हुआ है, पर क्या वो कठोर है? भारत का मामला यहाँ बहुत अनूठा और दिलचस्प है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता चुना। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। अच्छा, वो कैसे? इसके कुछ हिस्से, जैसे नए राज्यों का निर्माण या नागरिकता से जुड़े नियम, संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। तो ये इसे लचीला बनाता है? बिल्कुल, लेकिन संविधान के संघीय ढांचे या मौलिक अधिकारों जैसे अहम हिस्सों में बदलाव के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। और ये प्रक्रिया इसे बहुत कठोर बना देती है। जी, जीएसटी कानून को लागू करना इसका एक ताज़ा उदाहरण है। मतलब जरूरत के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश भी है और मूल ढांचे को बचाने का मजबूत कवच भी। इसी तरह का एक और वर्गीकरण शक्ति के बंटवारे को लेकर है, संघीय और एकात्मक। जी, फेडरल एंड यूनिटरी। जी, एकात्मक व्यवस्था में सारी ताकत एक केंद्रीय सरकार के पास होती है, जैसे यूके या फ्रांस में। वो अपनी सुविधा के लिए क्षेत्रीय सरकारें बना सकती है, लेकिन अंतिम शक्ति केंद्र के पास ही रहती है। और संघीय व्यवस्था में? संघीय व्यवस्था में संविधान खुद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। दोनों अपने अपने दायरे में स्वतंत्र होते हैं, जैसा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत को फिर से एक अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल कहा जाता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत का ढांचा दिखने में तो संघीय है, मतलब केंद्र और राज्यों की अपनी सरकारें हैं, शक्तियों का बंटवारा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी आत्मा काफी हद तक एकात्मक है। हमारे यहाँ एक बहुत मजबूत केंद्र सरकार है, एक ही नागरिकता है, एक ही न्यायपालिका है, और सबसे बड़ी बात, आपातकाल वाली स्थिति। सही कहा, आपातकाल जैसी स्थिति में केंद्र राज्यों की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। तो ये एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जिसका झुकाव केंद्र की तरफ बहुत ज्यादा है। तो अब तक हमने जो भी वर्गीकरण देखे वो संविधान के ढांचे से जुड़े थे, लेकिन एक आखिरी वर्गीकरण उसके मकसद से जुड़ा है, प्रक्रियात्मक और निर्देशात्मक, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। ये शब्द सुनने में अकादमिक लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। हाँ, इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक प्रक्रियात्मक संविधान ज्यादातर खेल के नियम तय करता है। अच्छा, यानी वो ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी और नागरिकों के मूल अधिकार क्या होंगे जिनकी रक्षा की जानी है। इसका मुख्य काम सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाना है। तो एक तरह से ये संविधान कहता है सरकार कैसे काम करेगी। और निर्देशात्मक संविधान इससे एक कदम आगे जाता है। वो सिर्फ कैसे नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि सरकार को क्या हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी वो कुछ लक्ष्य तय करता है। जी, समाज के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय करता है, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना या वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना। भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। सही, लेकिन ये देश को एक दिशा दिखाते हैं। ये बताते हैं कि खेल जीतना कैसा दिखना चाहिए। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर ले आती हैं। मान लीजिए किसी देश ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिख लिया, जिसमें शक्तियों का बंटवारा भी है, अधिकार भी हैं और महान लक्ष्य भी हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि सरकार उसका पालन करेगी? यहीं पर संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात आती है ना? बिल्कुल, और यहीं पर असली फर्क छिपा है। किसी देश में संविधान का होना एक तथ्य है, एक दस्तावेज का अस्तित्व, लेकिन संविधानवाद एक विचार है, एक दर्शन है, शासन की एक संस्कृति है, एक कल्चर। हाँ, संविधानवाद का मूल मंत्र है सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सरकार की शक्तियां असीम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी लोकप्रिय क्यों ना हो। ये मनमानी पर लगाम लगाने का तरीका है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। सोचिए, किसी देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, एक संसद भी है और एक मोटी सी किताब भी है जिसे वे संविधान कहते हैं।
लेकिन असल में सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में है। एक फोन कॉल पर जज बदल दिए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता है और मीडिया सिर्फ सरकार की तारीफ करता है। तो वहाँ कागज पर संविधान तो है, पर संविधानवाद की धज्जियां उड़ चुकी हैं। बिल्कुल। इसके उलट एक देश हो सकता है जहां लिखित संविधान न भी हो, जैसे यूके, लेकिन वहां एक मजबूत परंपरा है कि सरकार कानून के दायरे में ही काम करेगी। वहां संविधानवाद जिंदा है। तो संविधानवाद असल में नियमों के राज की बात करता है, किसी व्यक्ति के राज की नहीं। रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। ये कहता है कि सरकार कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि उसके अधीन है। तो ये सीमित सरकार का विचार असल में दिखता कैसा है? इसके क्या-क्या हिस्से होते हैं? इस विचार को जमीन पर उतारने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। विद्वान लुइस हेनकिन ने ऐसे 8 स्तंभों की बात की है जो मिलकर संविधानवाद की इमारत खड़ी करते हैं। 8 स्तंभ? जी। इन्हें हम 3-4 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। हाँ, ये बेहतर होगा। पहला हिस्सा है सत्ता का स्रोत और जवाबदेही। इसमें 2 चीजें आती हैं, लोकप्रिय संप्रभुता यानी सत्ता जनता से आती है, और लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। ठीक है। दूसरे और सबसे बड़ा हिस्सा है सत्ता पर नियंत्रण। यहाँ कई चीजें हैं, कानून का शासन, मतलब कानून सबसे ऊपर है, रूल ऑफ लॉ, और शक्तियों का पृथक्करण, यानी सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कामों को अलग अलग संस्थाओं में बांटना, ताकि कोई एक बहुत ताकतवर न हो जाए। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल में ये इतना साफ सुथरा होता है? अक्सर तो सरकार और न्यायपालिका में खींचतान चलती रहती है। आपकी बात एकदम सही है, ये एक आदर्श स्थिति है। व्यवहार में इन शक्तियों में हमेशा एक तनाव बना रहता है, और यही नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम है, चेक्स एंड बैलेंसेस। और इसी से लोकतंत्र जिंदा रहता है। बिल्कुल। सत्ता पर नियंत्रण का एक और जरूरी हिस्सा है स्वतंत्र न्यायपालिका, जो बिना किसी डर या दबाव के संविधान की रक्षा कर सके। और बाकी के स्तंभ? तीसरा हिस्सा है बल प्रयोग पर नियंत्रण। इसमें आता है सेना पर नागरिक नियंत्रण और कानून के दायरे में काम करने वाली पुलिस। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, यानी बंदूक की ताकत हमेशा चुनी हुई सरकार के अधीन होनी चाहिए, मनमानी करने के लिए नहीं। और इन सब का आखिरी और सबसे जरूरी मकसद है 8वां स्तंभ, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। यानी नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा। ये 8 चीजें मिलकर ही संविधानवाद की संस्कृति बनाती हैं। तो हमने एक लंबी यात्रा तय की, संविधान के लैटिन मूल कॉन्स्टिट्यूएरे से शुरू करके हमने उसे एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के तौर पर समझा, जो न सिर्फ सरकार बनाता है, बल्कि एक देश के मूल्यों और पहचान को भी आवाज देता है। और फिर हम संविधानवाद की गहरी और ज्यादा जरूरी अवधारणा तक पहुंचे, ये विचार कि आजादी को बचाने के लिए ताकत को हमेशा सीमित और जवाबदेह होना चाहिए। यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ कागज पर एक खूबसूरत संविधान का होना काफी नहीं है। असली परीक्षा इस बात की है कि क्या किसी देश में संविधानवाद की भावना जिंदा है? क्या वहाँ सच में कानून का राज है? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्या नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हैं? दस्तावेज और जमीनी हकीकत के बीच का फासला ही एक सफल और एक असफल लोकतंत्र को तय करता है। और आखिर में हमारे श्रोता के लिए सोचने के लिए एक सवाल। हमने बात की कि कुछ संविधान, जिन्हें हमने निर्देशात्मक कहा, वो समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, कुछ लक्ष्य तय करते हैं, पर समाज, उसके मूल्य और उसकी प्राथमिकताएं तो समय के साथ बदलती रहती हैं। तो ऐसे में एक संविधान को किस हद तक एक ऐसा लंगर होना चाहिए जो हमें अपनी जड़ों से और मूल सिद्धांतों से बांधे रखे, और किस हद तक उसे एक लचीले जहाज की तरह होना चाहिए जो समाज की बदलती लहरों के साथ अपनी दिशा बदल सके। और जब ये दोनों बातें टकराती हैं, तब एक लोकतंत्र क्या करता है? वो कौन सा दस्तावेज है जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की